हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल कॉन्सेप्ट पॉइंट बाय उमा सर। कॉन्सेप्ट पॉइंट आपके लिए लगातार वीडियो ला रहा है जहां पर एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन हमारे चैनल पर प्रोवाइड किया जा रहा है। डियर स्टूडेंट्स, अगर अगर मैं बात करूं अभी तक हम लोगों ने एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखा, जहां पर सारे एक्सरसाइज का जितने भी एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस हैं और जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उन सभी का कंप्लीट सॉल्यूशन हमारे चैनल पर इन द फॉर्म ऑफ प्लेलिस्ट अवेलेबल है। डियर स्टूडेंट्स, आप हमारे चैनल पर विजिट करोगे तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ होगा। उस प्लेलिस्ट में अगर जाकर देखोगे तो वहां पर सारे के सारे जो है वो वीडियो एक ही इन द फॉर्म ऑफ प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर हर एक चैप्टर का अलग अलग बना हुआ होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं तो हमारे चैनल पर कॉन्सेप्ट पॉइंट लगातार वीडियो लाता है, जहां पर शाम 7:30 बजे आपको वीडियो मिलेगा। डियर स्टूडेंट्स, आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इससे फायदा क्या होगा कि डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं तो 2026 क्लास 10th के जो भी स्टूडेंट्स 2026 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, जहां पर कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ एनसीईआरटी प्रोवाइड किया जा रहा है और आप मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से आप सीख सकते हो। अगर आप स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक भी हमारे साथ बने रहोगे तो मैं यह बात 100% दावा के साथ कह सकता हूं कि आपका मैथमेटिक्स बहुत ही बेहतर हो जाएगा। आप सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर डेली विजिट करोगे शाम 7:30 बजे, जहां पर आपको हमेशा लेटेस्ट वीडियो मिलेगा। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सरसाइज 1 रियल नंबर से स्टार्ट करते करते हम लोग अभी तक एपी तक चले आए हैं। तो बच्चे, अगर मैं बात करूँ रियल नंबर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, मान लीजिए कि पॉलिनोमियल नहीं पढ़ा है, तो आप हमारे चैनल पर जरूर विजिट करें, जहां पर हमारे चैनल पर कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 5.2, जहां पर हम लोग देखेंगे जितने भी थ्योरी है उसका डिस्कशन किया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, तो देखा जाए आज का टॉपिक स्टार्ट किया जाए एक्सरसाइज 5.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट। तो देखो यहाँ पर क्या पढ़ना है बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग को पढ़ना nth टर्म ऑफ एपी। क्या पढ़ना है? nth टर्म ऑफ एन एपी। अब ये जो अगर बात किया जाए कि है ना nth टर्म ऑफ एन एपी का मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब देखो nth टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय एन इज इक्वल टू लिखा जाता है बच्चों a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिखा जाता है। ठीक है, तो एक्चुअली में ये फॉर्मूला है ना nth टर्म ऑफ एन एपी। अब इसका मतलब क्या होता है, तो देखो इसके बारे में अगर बात किया जाएगा तो मैं प्रीवियस क्लास में बताया था कि अगर एक एपी अगर लिखना होगा तो क्या लिखते थे, ए फिर क्या लिखा जाता था, ए प्लस डी, फिर क्या लिखते थे आप, ए प्लस 2d, फिर क्या लिखते थे आप, ए प्लस 3d, फिर ए प्लस 4d एंड सो ऑन डॉट 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 डॉट। चलिए अब आप देखो तो यहाँ से फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी इज हाउ मच, ए है ना। सेकेंड टर्म ऑफ दिस एपी मतलब ए टू कितना है, ए प्लस डी है। ठीक है, या अगर मैं बात करूं ए3 के बारे में तो ए3 कितना हो गया बच्चों, है ना, ए प्लस 2d। ए4 कितना है बच्चों, तो यहां से देखो आप ए4 कितना हो गया, ए प्लस 3d है। ठीक है ना, तो एक्चुअली में देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर 4 जब लिखा रहा है तो यहाँ पे क्या लिखा रहा है 3। मतलब अगर आप लिखोगे ए100 तो ए100 क्या होगा बच्चों, ए प्लस क्या लिखोगे 99d। मतलब यहाँ से जनरली अगर आप 100 टर्म या तो 50th टर्म या तो फिर 60th टर्म कोई भी अगर टर्म चाहिए तब आप लिख सकते हो किस तरह से। इसके लिए जनरल है ना एन टर्म ऑफ एपी होता है फॉर्मूला एन, मतलब एनवा टर्म लिखना है। कौन सा टर्म लिखना है, एनवा पोजिशन पे कौन सा नंबर आ रहा है, तो इसके लिए क्या आप लिखोगे ए प्लस, देखो यहाँ पे 100 था तो यहाँ क्या लिखा गया 99d लिखा गया। जब यहाँ एन है तो जितना है उसमें से एक कम इंटू क्या लिखोगे डी। इसलिए बोला जाता है कि एन टर्म ऑफ दिस एपी ऑफ एन एपी इज गिवन बाई ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से लिखा जाता है। चलिए अब आप देखिए यहाँ से, अब देखो वेयर ए को क्या बोला जाता है बच्चों, तो फर्स्ट टर्म बोला जाता है, तो अंडरस्टूड है ना। तो फर्स्ट टर्म बोला जाएगा। डी मतलब क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस, और डी का वैल्यू हमेशा लिखा जाता है T2 माइनस T1। ठीक है, एन मतलब क्या हो गया एन टर्म ऑफ द एपी, है ना। नोट इफ देयर आर एन टर्म इन एन एपी देन एन इज कॉल्ड द लास्ट टर्म। एन को ही बोलेंगे लास्ट टर्म, अंतिम टर्म को ही बोला जाता है लास्ट टर्म ऑफ एपी। चलिए इसके बाद देखिएगा, हाँ जैसे देखो एग्जाम्पल नंबर 3 में आ जाओ, क्या दिया गया है ना। मतलब एग्जाम फ्रॉम बुक एनसीईआरटी क्या दिया गया है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। मतलब जो एपी दिया गया उसका 10th टर्म लिखना है। अब देखो इस एपी का फर्स्ट टर्म कितना हो गया 2, कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस के लिए मैं बताया A2 माइनस A1, 7 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू हाउ मच 5। चलिए आपसे क्या पूछा गया 10th टर्म, द 10th टर्म
A10, तो A10 क्या लिखोगे आप, है ना, एक्चुअल में लिख दो यहाँ से फॉर्मूला nth टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म ऑफ एन एपी के लिए फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, लिखा जाता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिखा जाता है। मतलब आप लिख दो यहाँ से A10, तो A10 कितना होगा, a प्लस 10 माइनस वन इंटू क्या लिखोगे d, मतलब यहाँ से लिखा जा सकता है a, तो a कितना हो गया 2 प्लस 10 माइनस वन यानी कितना आ गया आपका 9 इंटू डी, तो डी कितना हो गया आपका, डी हो गया आपका 5, यानी कि लिख सकते हो 2 प्लस 45, मतलब A10 का वैल्यू हो गया आपका 47, यानी कि 10th टर्म ऑफ दिस एपी विल बी 47। चलिए इसके बाद देखा जाए एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है, क्या बोला गया है, क्या बोला गया, विच टर्म ऑफ द एपी, एक एपी लिखा गया 20 21 18 15 डॉट 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 इज -81, मतलब इसका कौन सा ऐसा टर्म है जो -81 होगा। एक्चुअली देखो तो एपी घट रहा है, घटते 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 कहीं ना कहीं -81 आया होगा, तो बोला कि कौन से पोजीशन पे आया हुआ है, ठीक है ना। तो आप सपोज कर लो कि एनवा टर्म एपी का कौन सा है 81 है, तो आप सपोज कर लो कि एनएच टर्म ऑफ द एपी भी 81, तो आप लिख दो यहाँ से 81। चलिए अब आप लिखोगे यहाँ से -81 एक्चुअली में, तो nth टर्म ऑफ एनएपी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, लिखा जाता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, दैट इज इक्वल टू हाउ मच -18, चल 81, ठीक है ना। ए मतलब क्या हो गया फर्स्ट टर्म, यानी कि 21 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो डी कैसे लिखा जाता है, तो डी लिखा जाता है 18 माइनस 21, दैट इज इक्वल टू हाउ मच -3, यहाँ पे लिख दोगे आप -3 इक्वल टू कितना आ गया -81 आ गया, ठीक है। चलिए अब इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से लिखा जा सकता है एन माइनस वन इंटू -3 इक्वल टू -81 -21, मतलब यहाँ से आप लिख सकते हो बच्चों n माइनस वन इंटू -3 इक्वल टू माइनस लिखोगे 102 लिखा जाएगा, मतलब यहाँ से लिख सकते हो आप n माइनस वन इंटू -3 इक्वल टू क्या लिखोगे, है ना 102 को आप है ना -3 से आप डिवाइड कर दो एक्चुअली में, ठीक है। चलिए तो इक्वल टू कितना आ गया -102 डिवाइडेड बाई -3, चलो आप यहाँ से, तो यानी कि 34 आ गया, कितना आ गया 34, मतलब यहाँ से लिखा जा सकता है n माइनस वन इक्वल टू 34, मतलब n इक्वल टू कितना आ गया 35, मतलब इस एपी का 35th टर्म ऑफ दिस एपी विल बी, है ना -81, है ना। ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो, तो पूछा गया है कि क्या इसमें कोई ऐसा भी टर्म है जो जीरो होगा, चलिए है ना, गिव रीजन, अगर है तो क्यों है, नहीं है तो भी बताना है क्यों नहीं है। चलिए अब फिर से लिखोगे कि लेट एन टर्म ऑफ द एपी विल बी जीरो, क्या इसमें जीरो होगा कि नहीं होगा, एक्चुअली में घटते जा रहा है, तो क्या ऐसा होगा कि जीरो आ पाएगा, तो हमने सपोज कर लिया फिर से कि एन टर्म जीरो है, आप लिखोगे यहाँ से a प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर कितना आ गया 0 आ गया। चलिए अब इस एपी के लिए फर्स्ट टर्म देखो, तो फर्स्ट टर्म कितना हो गया आपका 21, चलिए आप लिखोगे यहाँ से, है ना, लिखोगे 21 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो डी कितना है देखो आप 18 माइनस 21 दैट इज इक्वल टू -3 इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। चलिए आप यहाँ से लिख दो, तो n माइनस वन इंटू -3 इक्वल टू -21, मतलब n माइनस वन इक्वल टू -21 डिवाइडेड बाई -3, यानी कि n माइनस वन का वैल्यू आ गया 7, तो n इक्वल टू कितना आ गया आपका 8, तो यानी कि 8th टर्म जो होगा इस एपी का 0 होगा, यानी कि अब देखो n का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू आ गया, इसीलिए ये संभव है। लेकिन अगर n का वैल्यू अगर निगेटिव आ जाता या तो फ्रैक्शन में आ जाता तो ये संभव नहीं था। यस दिस इज है ना, सो 0 इज द टर्म ऑफ दिस एपी, यस 0 इज द टर्म ऑफ दिस एपी, इज द टर्म ऑफ गिवन एपी, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिएगा, इसके बाद देखो 5 नंबर क्या बोला गया बच्चों, 5th नंबर में क्या दिया गया है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5, मतलब थर्ड टर्म लिखा गया 5, द थर्ड टर्म क्या लिखो बच्चों A3 कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। एंड 7th टर्म मतलब A7 का वैल्यू कितना दिया गया 9, तो देखो यहाँ पर ना ए मालूम है ना डी मालूम है, किसी भी एपी को लिखने के लिए फर्स्ट टर्म मालूम चाहिए और कॉमन डिफरेंस मालूम चाहिए, दोनों नहीं मालूम है। चलो अब लिखोगे थर्ड टर्म, तो एक्चुअली में देखो थर्ड टर्म कैसे लिखोगे, तो एक्चुअली में देखो मैं थोड़ा देर पहले बताया था कि अगर A100 लिखना होगा तो क्या लिखा जाता है A प्लस 99D, अगर यहाँ 100 है तो यहाँ क्या लिखाएगा 99, उससे एक कम लिखा जाएगा। A3 क्या लिखोगे, डायरेक्ट लिखो आप A प्लस 2D इजकल टू 5, कंडीशन नंबर 1,
चलिए अब इससे यहाँ से देखो A7 तो 7 है तो क्या लिखोगे यहाँ पे A प्लस 6D इक्वल टू क्या लिख दोगे आप 9। कंडीशन नंबर 2। चलिए अब दोनों को है ना लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो आप, सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो आप, ठीक है। तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, सब्ट्रैक्ट देखो प्लस प्लस गया यानी क्या बच गया आपका, बच गया -4D इक्वल टू -4 यानी कि D इक्वल टू कितना आ गया बोलो 1 आ गया, कितना आ गया 1, तो D मालूम चल गया। अब इसके बाद आप लिखोगे पुट D इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर कौन सा 1। चलिए तो रख दीजिए, तो रखोगे आप A प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू कितना आ गया आपका 5 आ गया। तो A बराबर क्या लिखोगे 5 माइनस 2 यानी कि कॉमन एंड फर्स्ट टर्म दिस AP विल बी 3, फर्स्ट टर्म ऑफ दिस AP विल बी 3। अब क्या बोला गया था AP लिखना था, AP कैसे लिखोगे आप, तो AP का फर्स्ट टर्म कौन सा आ गया 3, तो AP लिखोगे आप यहाँ से फर्स्ट टर्म हो गया 3 में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो यानी 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया आपका गिवन AP। उसके बाद देखिएगा 6 नंबर में क्या दिया गया है, ठीक है 6 नंबर देखा जाए क्या बोला गया है, एग्जाम्पल नंबर 6 है ना, चेक वेदर 301 इज ए टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर, यानी कि जो AP दिया गया उसमें क्या 301 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए तब आप क्या करोगे है ना, यहाँ से लिखा जाएगा बच्चों लेट, ये जो टर्म लिखा गया वो एनेथ्रमा टर्म है, तो लिख सकते हो आप AN इक्वल टू क्या लिखोगे 301। चलिए अब लिखोगे यहाँ से A प्लस N माइनस 1 इंटू D का वैल्यू कितना आ गया 301 आ गया। अगर N पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू आता है तो AP होगा, और उसके अलावा कुछ और आ जाता है नेगेटिव नंबर आ गया फ्रैक्शनल में आ गया तो ये 301 जो है इस टर्म का ये है ना, इस AP का टर्म नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो आ जाइए A, तो A कितना हो गया आपका 5, तो आप लिख दो 5 प्लस N माइनस 1 इंटू D कितना हो गया देखो आप, तो 11 माइनस 5 यानी कितना आ गया 6, दैट इज इक्वल टू हाउ मच 301। चलिए आप लिख दो यहाँ से N माइनस 1 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 301 माइनस क्या लिखोगे 5, ठीक है, यानी कि N माइनस 1 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 296। मतलब यहाँ से कहा जा सकता है बच्चों कि N माइनस 1 का वैल्यू कितना आ गया 296 डिवाइडेड बाई 6। चलिए अब आप देखो तो यहाँ से 2 से कट कर दो, तो 2 से कट करोगे कितना आ गया 14 और कितना आ गया 8, ठीक है, यहाँ आ गया आपका 3। अब क्या ये 3 से डिविजिबल है यानी कि N लिखोगे आप 1 प्लस 148 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। चलिए मतलब यहाँ से अगर बात किया जाए बच्चों तो N का वैल्यू कितना आ जाएगा 151 एक्चुअली में, ठीक है ना, तो 151 डिवाइडेड बाई कितना आ गया 3। अब देखो यहाँ पे N जो आया वो फ्रैक्शनल वैल्यू आया और फ्रैक्शनल में कभी भी संभव नहीं है, सो 301 इज नॉट द टर्म ऑफ द गिवन AP, यानी कि कहा जा सकता है 301 इज नॉट द टर्म ऑफ गिवन AP। क्यों, क्योंकि N जो है वो पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू आना चाहिए था, 1 2 4 6 100 20 कुछ भी हो, लेकिन पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू आना चाहिए था, ठीक है ना, इसी कारण से। चलिए इसके बाद देखिएगा 7th क्या बोला गया है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 3, मतलब 2 डिजिट का ऐसा कितना सारा नंबर है जो कि डिविजिबल बाय 3 है। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, मतलब 2 डिजिट का ऐसा कितना सारा नंबर है जो कि डिविजिबल बाय 3 होगा। तो देखिए एक्चुअली में जो लिखा गया इसके बारे में, तो देखो एक्चुअली में 2 डिजिट के बारे में बात किया जा रहा है। 2 डिजिट का नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है 10 से, और सबसे बड़ा कौन सा होता है 99, मतलब 10 से लेकर के 99 के बीच में ऐसा कितना सारा नंबर है जो डिविजिबल होगा कितना से 3 से। चलिए तो क्या 10 डिविजिबल है, नहीं। 11 डिविजिबल है 3 से, नहीं। क्या 12 डिविजिबल है 3 से, यानी कि पहला नंबर है ना 2 डिजिट का जो डिविजिबल होगा बाय 3 दैट विल बी 12। उसके बाद कौन सा हो गया 15, उसके बाद कौन सा होगा 18 डॉट डॉट डॉट। अब इस तरह से ढेर सारा बीच में नंबर आएगा, लेकिन लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 3 दैट विल बी 99। चलिए अब यही पता करना है कि कितने सारे ऐसे नंबर्स है, तो आप लिखोगे लेट है ना AN इक्वल टू क्या लिख दोगे आप यहाँ से 99। चलिए अब आप लिखो यहाँ से A का वैल्यू कितना आ गया 12 प्लस N माइनस 1 इंटू D, तो D कितना हो गया आपका D हो गया 3 दैट इज इक्वल टू हाउ मच 99।
मतलब यहाँ से लिखा जा सकता है बच्चों n-1 इंटू 3 इजकल टू 99 माइनस 12। मतलब यहाँ से आप लिख सकते हो n-1 इंटू 3 इजकल टू 87। मतलब यहाँ से लिखा जा सकता है n-1 इक्वल टू 87/3। चलो आप यहाँ से कट कर दो, देखिए कितना आ गया 29। मतलब n का वैल्यू आ गया 29 प्लस 1 यानी कि n हो गया 30। यानी कि ऐसा 30 नंबर है जो कि डिविजल बाय 3 होगा। 12 से 10 से लेकर के 99 के बीच में ऐसा 30 नंबर है जो कि डिविजल बाय 3 होगा। चलिए इसके बाद देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 क्या दिया गया बच्चों। बोला गया है कि एग्जाम्पल नंबर 8 एक्चुअली में, ठीक है ना, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। देखो अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस किए उन सब में स्टार्टिंग से फाइंड आउट करना था, लेकिन इसमें क्या किया गया है, लास्ट से पूछा गया है कि 11th टर्म क्या होगा, है ना, ऑफ द एपी। मतलब कि इस एपी के अंतिम से, है ना, 11वां टर्म लिखना है। तब आप जब भी क्वेश्चन में पूछा जाता है फ्रॉम लास्ट, तब आप क्या करोगे, एपी को उलट के लिख देना, रेसिप्रोकल कर लिख देना। मतलब लास्ट टर्म को आप फर्स्ट टर्म बना दो, ठीक है। तो लिख दो आप यहाँ पे -62। देखो यहाँ से एपी क्या हो रहा था, घट रहा है, 10 से कितना हो गया, 10 से 7 यानी कि -3 होते जा रहा है। जब आप एपी को रिवर्स करके लिखोगे तो कॉमन डिफरेंस प्लस में आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आप क्या लिखोगे, है ना, अगला -53 डॉट डॉट डॉट, ये लास्ट में जो है वो क्या लिखाएगा बच्चों, ठीक है ना, लास्ट में इस तरह से लिखोगे तो ये हो गया आपका 10 7 और सॉरी, है ना, लिखोगे आप यहाँ से 4 7 और कौन सा हो गया 10, ठीक है। ये एपी पहले डिक्रीजिंग था, लेकिन जब उल्टा करके लिखोगे तो इंक्रीजिंग हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ से, तो कह रहा था 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट, अब लिखोगे यहाँ पे T11, है ना, तो एक्चुअली में, है ना, an, तो an का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, है ना, an इक्वल टू लिखा जाता है a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए अब आप देखो यहाँ से हम क्या पूछा गया था, 11th टर्म, यानी कि a11 इक्वल टू a, तो a कौन सा हो गया -62। जब कभी भी क्वेश्चन में पूछेगा लास्ट से, तो लास्ट टर्म जो होगा वो फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए n-1 यानी कि 11-1 दैट इज इक्वल टू हाउ मच 10, और पहले -3 था, जब आप रिवर्स करके लिखोगे तो एपी कॉमन डिफरेंस +3 हो जाएगा। चलिए यानी कि -62 प्लस 30 दैट इज इक्वल टू हाउ मच -32, यानी कि 11th टर्म ऑफ दिस एपी विल बी -32 फ्रॉम द लास्ट। चलिए इसके बाद देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 9 क्या बोला गया है ना, ए सम ऑफ ₹1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट एएसआई, ठीक है ना, तो हम लोग बचपन में पढ़े थे कि एएसआई इक्वल टू लिखा जाता है बच्चों PRTY लिखा जाता है 100। चलिए अब 8% का इंटरेस्ट है, कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। मतलब कि हर एक ईयर के एंड में इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट मतलब कि एएसआई, और एएसआई जानते हैं कि बार बार सेम होता है ऑन एवरी ईयर, ठीक है। यानी कि आप कैलकुलेट कर लो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट है, तो क्या होता है फॉर्मूला PRT डिवाइडेड बाय क्या लिखा जाता है 100। तो देखो यहाँ प्रिंसिपल कितना हो गया आपका 1000 इंटू 8 डिवाइड इंटू 1 डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे 100। तो 100 से 2 जीरो गया, यानी कि ₹80 होगा। कितना होगा 80 होगा, यानी कि हर एक ईयर में सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा ₹80, और यही बड़ा कांस्टेंट वैल्यू हर एक ईयर चलता चला जाएगा 80 कर कर करके। चलिए तो ये आ गया, है ना, कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, यानी कि एट द एंड ऑफ ईच ईयर इंटरेस्ट कितना होगा ₹80 होगा, ठीक है ना। अब कह रहा है कि डज दिस इंटरेस्ट फॉर्म्स एन एपी। तो देखो इंटरेस्ट के बारे में बात किया जा रहा है, तो फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट कितना होगा 80, फिर नेक्स्ट ईयर में इंटरेस्ट कितना होगा बच्चों, तो देखो 2 ईयर हो गया, तब फर्स्ट ईयर में 80, फिर अगले ईयर में 80, तो दोनों ऐड हो जाएगा, यानी कितना हो गया 160, फिर से ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 240 डॉट डॉट डॉट, ये लिखाएगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ रहा है कि है ना, डू दिस इंटरेस्ट फॉर्म्स एन एपी, इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स। मतलब कि 30 ईयर्स के बाद इंटरेस्ट कितना होगा, ठीक है। यानी कि देखो एक एपी बन गया, तब आप लिखोगे एन, तो एन क्या लिखा जाता है a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए a यानी कि फर्स्ट टर्म 80 हो गया, प्लस 30 ईयर यानी कि 30 - 1 इंटू डी, डी कितना हो गया आपका, फिर से आ गया 80। चलिए
देखो सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए आप एक काम करो कि यहाँ से 80 प्लस यहाँ लिख दो आप 29 इंटू कितना लिख सकते हो आप 80। चलिए एक काम कीजिए, कैलकुलेशन सिंपल रखने के लिए आप क्या करो यहाँ से कि थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लिया जाए, ठीक है ना। A30 एक्चुअली में, ठीक है। चलिए तो A30 क्या लिखोगे आप, है ना। देखो कैलकुलेशन सिंपल रखने आप 80 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 + 29 यानी कितना आ गया 80 इंटू कितना लिख सकते हैं 30, दैट इज इक्वल टू ₹2400, ठीक है ना। तो 30 साल के बाद जो इंटरेस्ट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा ₹2400 हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखिएगा लास्ट नंबर क्या बोला गया 10th नंबर में। 10th नंबर में देखो क्या बोला गया है ना। एग्जाम्पल नंबर 10 देखिए, एग्जाम्पल 10, इन ए फ्लावर बेड देयर आर 23 रोजेज इन द फर्स्ट रो। मतलब कि फर्स्ट रो जो है इसमें आप सपोज कर लो कि देयर आर ओनली 23 है ना रोज प्लांट्स। कितने कितने हैं 23 रोज प्लांट्स हैं, ठीक है ना। 21 इन द सेकेंड, अब सेकेंड रो है उसमें सिर्फ और सिर्फ कितने हैं 21, फिर से कितना आ गया 19। मतलब कि यहाँ पे 23 रो का प्लांट 23 रोज प्लांट है, यहाँ पर कितना गया 21 फिर 19 दिया गया है एंड सो ऑन। देयर आर 5 रोज इन द लास्ट। अब सबसे लास्ट में जब देखा गया तो कितना पाएगा सिर्फ और सिर्फ 5 रोज पाया गया। तो कह रहा है कि हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड। तो कह रहा है कि कितने सारे ये जो रो जो बन रहा है वो कितने सारे रोज होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए तब आप देखो एक्चुअली में क्या दिया गया है कि यहाँ पे एक एपी बन रहा है। कैसे बन रहा है एपी, पहला रो में 23, सेकेंड रो में कितने प्लांट्स हैं 21, फिर कितने हैं 19, और लास्ट रो में यह देखा गया कि कितना हो गया आपका 5 रोज हो गया, ठीक है। यानी कि एपी बन गया जिसका लास्ट टर्म क्या है 5, यानी कि लिखोगे an इक्वल टू 5। चलिए यानी कि यहाँ से लिखोगे आप a + n - 1 इंटू डी इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया। तो a कितना है आपका 23 + n - 1 इंटू डी, तो डी कितना हो गया आपका 2 इक्वल टू क्या लिखोगे 5। मतलब यहाँ से कहा जा सकता है बच्चों n - 1 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 5 - 23। 5 माइनस कितना हो गया, ओ सॉरी -2 होगा, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया -2। मतलब यहाँ से लिखा जा सकता है n - 1 इक्वल टू लिखे जा सकते हैं, है ना। यहाँ से सेपरेट कर दो -18/-2 यानी कितना आ गया +9। मतलब यहाँ से n का वैल्यू कितना आ गया 10, यानी कि देयर आर 10 रोज, है ना। हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड, यानी कि देयर आर 10 रोज इन द फ्लावर बेड, ठीक है ना। चलिए तो इस तरह से आज का हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 5.2 देखा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन, है ना। अगर मैं बात करूं तो कॉन्सेप्ट पॉइंट आपके लिए लगातार वीडियो लाएगा जहां पर एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन हमारे चैनल पर अवेलेबल कराया जा रहा है। डियर स्टूडेंट्स, वो सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो बच्चों की 2026 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। क्लास 10th के जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम देने जा रहे हैं उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।